हेलो बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम वसंत भाग 3 के पाठ कामचोर के पाठ का सार पढ़ेंगे। इसके गद्यांश के प्रश्न उत्तर देखेंगे। उससे पहले हम जानते हैं इनकी लेखिका के बारे में। जो लेखिका है उनका नाम है इस्मत चुगताई। इस पाठ में उन्होंने एक हास्य को अ, हास्य को डाला है, व्यंग्य को डाला है। इस पाठ में उन्होंने अमीर घर के बच्चों की शरारतों का वर्णन किया गया है कि जिसमें बताया गया है कि अमीर घरों के जो बच्चे होते हैं उनको शुरू से काम ना कराने की आदत डाली जाती है और जिसके कारण वो आलसी और निकम्मे हो जाते हैं। और उनकी आदतों को देखकर उनके माता पिता जब उन्हें काम करने का आदेश देते हैं तो वो काम इतना बिगाड़ देते हैं कि माता पिता भी सोचते हैं कि हम उनसे दोबारा काम ना करवाएं। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, हिलकर पानी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहीं के। तुम लोग कुछ नहीं इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते हैं। यहाँ पर जो मोटे मोटे शब्द है वो बच्चों के लिए आया है कि जो बच्चे हैं वो काम नहीं करते हैं तो बैठ बैठ कर वो मोटे हो गए हैं। तो जब सब घर के जो बड़े लोग थे उन्होंने ये तय किया कि बच्चों को काम की आदत डलवाने के लिए नौकरों को निकाल देते हैं ताकि ये जो बच्चे हैं वो अपना काम खुद करें। और वो अपना पान क्योंकि बच्चे जो हैं वो नौकरों के भरोसे रहते हैं, बड़ों के भरोसे रहते हैं, वो खुद अपना काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को कामचोर कहा गया है कि वो कोई भी काम नहीं करते हैं, खाली सारा दिन उधम मचाते रहते हैं। बच्चों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हम पाठ के जब गद्यांश देखते हैं तो गद्यांश में सबसे पहला जो प्रश्न होता है हमारा, पाठ से संबंधित लेखक या लेखिका या पाठ का नाम होना चाहिए। तो हम जो पहला यहाँ प्रश्न निकालेंगे गद्यांश के अनुसार, तो जो पाठ का नाम है वो कामचोर है और जो पाठ की लेखिका है वो इस्मत चुगताई है। तो ये पहला प्रश्न हमारा बन जाता है। उसके बाद वाद विवाद किनके बीच हो रहा था? जो वाद विवाद है वो घर के जो बड़े हैं उनके बच्चों के माता पिता है और उनके बच्चों के बीच में वाद विवाद हो रहा था। और वो यहाँ पे जो मैंने पहले ही बताया कि मोटे मोटे किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो वो बच्चों के लिए प्रयोग हुआ है। और घरों से नौकरों को निकालने का निर्णय क्यों लिया गया था? जैसे कि हमने पढ़ा है क्योंकि जो बच्चे हैं वो कामचोर हो गए थे, वो कोई भी काम अपने आप से नहीं करते थे, वो केवल नौकरों के भरोसे रहते थे। आगे देखते हैं। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। यानी कि बच्चे सोच रहे हैं कि इसमें क्या जाएगा, हम खुद ही पी लेंगे। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाएं। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराइयां उधर लुढ़की, मटके उधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यानी कि यहाँ बताया गया है कि जब बच्चे काम करना शुरू किया तो उन्होंने शुरू से ही उधम मचाना शुरू कर दिया। शुरुआत कहाँ से हुई? पानी के मटकों के पास। पानी के मटकों के पास घमासान युद्ध हो गया, यानी कि उनकी होड़ लग गई कि पहले मैं लूंगा, पहले मैं पानी लूंगा, पहले मैं पानी लूंगी। तो बच्चे आपस में लड़ने लगे। तो क्या उससे क्या हुआ? जो सुराइयां है पानी की से जो पानी जिसमें पानी भरा जाता है वो लुढ़की, मतलब गिर गई। मटके इधर गिर गए, यानी कि वो जो सुराइयां और जो मटके थे वो गिर गए और उनसे क्या हुआ? कपड़े वो गीले हो गए। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। जो इस हालात को देखकर जो उनकी अम्मा थी वो सोचने लगी कि ये कैसे काम करेंगे। करेंगे कैसे नहीं? देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे? तो माँ एक निश्चय करती है कि अगर तुम कोई काम नहीं करोगे तुम्हें रात का खाना नहीं मिलेगा। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं, हमने दुहाई दी। यानी कि बच्चे कहते हैं कि हमें काम बताते जाइए, हम काम करेंगे, क्योंकि माँ ने कहा था कि तुम्हें रात का खाना नहीं मिलेगा जो काम नहीं करेगा। तो बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यानी उदाहरण के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए। अब्बा मियाँ मतलब पिता के लिए कहा गया है। और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डाले तो। ए हे खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की।
तो जो माँ बाप की इनकी आपस में हो रही है कि वो इसको बच्चों को ये काम देते हैं, तो जो अम्मा है वो प्रार्थना करती कि नहीं ऐसा काम मत कराइए। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए, क्योंकि पिता ने उनको बोला था कि तुम ये काम करोगे तो तुम्हें तनख्वाह भी मिलेगी। तो सबसे पहला उन्होंने फिर उसके बाद काम क्या किया, एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए, चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू कर दिया। यानी कि उनको बोला गया कि जो दरी है वो बहुत मिट्टी वाली हो गई है, तो उन्होंने फिर इसको झाड़ना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू की, यानी कि दरी पे लकड़ी से वार किया, उन्होंने उसको पिटाई की। सारा घर धूल से अट गया, यानी कि सारे घर में धूल फैल गई। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई। यानी कि जो सारे घर में उन्होंने धूल फैलाई, वो धूल कहाँ कहाँ गई, उन जो लोग वहां रह रहे थे उनके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, यानी कि सब बच्चों को बोला गया था कि काम करोगे तो तनख्वाह मिलेगी, तो बहुत से बच्चे थे वहां पे। तो तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार मतलब बच्चों को बोला गया है, लेकिन वहां पे क्या था, झाड़ू एक ही थी। इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए, यानी कि सारे आपस में लड़ने लगे कि मैं झाड़ू लूंगा, मैं झाड़ू लूंगा। तो इस लड़ाई में क्या हुआ, झाड़ू सारी निकल गई, सारे उसकी जो सीखें वो खुल गई। जितनी सीखें जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा, यानी कि वो लालच में, तनख्वाह के लालच में वो जो झाड़ू लगाने लगा। बच्चों इसके कुछ प्रश्न देखते हैं कि सारे घर में धूल भर जाने का कारण क्या था। जो हमने पीछे पढ़ा है कि सारे घर में धूल भर जाने का कारण क्या, दरी की सफाई करना, क्योंकि वो दरी को उन्होंने झाड़ा था। बच्चों ने कहाँ झाड़ू लगाने का फैसला किया था, तो बच्चों ने, जैसे अभी हमने अभी किया है, बच्चों ने आंगन में झाड़ू लगाने का फैसला किया था। झाड़ू के पुर्जे उड़ गए, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे हमने पढ़ा है झाड़ू झाड़ू के पुर्जे उड़ गए, तो क्योंकि जो सारे बच्चे थे, सब जो बच्चे लड़ रहे थे आपस में, तो जो झाड़ू की सीखें हैं वो अलग अलग हो गई थी, इसलिए वो झाड़ू के पुर्जे उड़ गए कहा गया है। बच्चे किससे सफाई करने में जुट गए थे, बच्चे जो उनके हाथ में आया, जो सीखें उनके हाथ में आई थी, उनसे सफाई करने में वो जुट गए थे। उम्मीदवार शब्द में जो जो प्रत्यय लगा है, उसका बताइए कि कौन सा प्रत्यय लगा है, तो उसमें हम वार प्रत्यय, उम्मीद प्लस वार, वो जो वार है वो प्रत्यय उम्मीद के साथ लगा है, तो शब्द बना है उम्मीदवार। आगे देखें, अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे, अब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए, यानी कि क्योंकि जो बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं या बड़े होते हैं, उनको ये पता होता है कि अगर मिट्टी है तो क्या करना चाहिए, पहले थोड़ा सा पानी छिड़क लेना चाहिए ताकि मिट्टी ना उड़े। अब यह है, ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए, यानी कि एक काम और बिगाड़ दिया, तो उनको यहाँ से निकाल दिया गया बच्चों को। फिर क्या कहा गया कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भिगोने, पतीलियां लूट ली गई, यानी जिन्हें जो चीज मिली उनको, उन्होंने सब कुछ अपने हाथ में कर लिया। किसी को पतीला मिला, किसी को बाल्टी मिली, किसी को लोटा मिला, जिसको जो चीज मिला वो उन्होंने लूट लिया, यानी कि उन्होंने अपने अपने कब्जे में कर लिया। जिन्हें ये चीज भी ना मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे, यानी कि जिनके पास कुछ नहीं आया तो वो आखिर में उन्होंने क्या किया, जो कटोरियां होती है जो रसोई में होती हैं, गिलास होते हैं, उनको लेकर ही वो भागने लगे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके, यानी कि अब पानी भरने की होड़ लगे कि पहले मैं भरूंगा, पहले मैं भरूंगा। ठूसम ठास, किसी बाल्टी पर पतीला, पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोनिया और उसके बाद बर्तन, यानी कि बच्चे लड़ने लगे। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामू और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई, यानी कि सब जो बड़े आए थे उनको छुड़ाने के लिए, उनसे भी वो नहीं माने तो हार के वो भी वापस चले गए। आइए इसके कुछ प्रश्न देखते हैं कि सब लोग यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो सब लोग यहाँ पे जो घर के जो बड़े थे, घर के लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ था। नल का पानी बर्तन में क्यों नहीं जा रहा था,
क्योंकि वहां पे क्या थी, धक्का मुक्की थी, होड़ लगी थी उनको आपस में कि पहले मैं भरूंगा, पहले मैं भरूंगा। आइए आगे देखते हैं। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए कि नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। यानी कि इतना गंद उन्होंने घर में मचा दिया था, कीचड़ मचा दिया था, और उस कीचड़ में वो जो बच्चे थे वो गिर गए, उनको दोबारा नहलाना पड़ा। तो जो नौकर उन्होंने रखे हुए थे, कुछ को उन्होंने काम से निकाला था, कुछ रखे हुए थे, वो नौकर भी उनको पूरे नहीं पड़ रहे थे। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से दिलवाए गए। यहाँ हास्य दिखाया गया है, हास्य रस की उत्पत्ति है यहाँ पे कि एक कल्पना की गई है कि इतना कीचड़ था कि हर बच्चे को नहलाने के लिए पड़ोस में से जो नौकर है उनको बुलवाना पड़ा। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, और ना पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है, कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दे। यानी कि अब अगला काम क्या था, मुर्गियों को बंद करने का। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे। अब यानी कि जिसके पास जो कुछ आया हाथ में, कोई छड़ी आई, किसी के हाथ में बांस, कोई भी उनके पास आया तो उनको मुर्गियों को हाँकने लगे, यानी बंद करने के लिए उसकी तरफ ले चले। चल दड़बे दड़बे, यानी कि वो अपने उनके रहने के स्थान की ओर उनको हाँकने लगे। पर साहब मुर्गियों की भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। यानी कि बच्चे कह रहे हैं कि भाई हमारी बात नहीं मान रही है, क्योंकि वो हमारे खिलाफ जा रही थी। ऊट पटांग इधर उधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, यानी कि वो रसोई की तरफ जो मुर्गियां थी दौड़ पड़ी थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। रसोई में कहाँ चली गई वो, खीर के प्यालों में, यानी कि खीर के बर्तनों में चली गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा। कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। यानी कि जो मुर्गे थे वो क्या हुआ, इधर से उधर दौड़ते हुए जहां उनको जगह मिली तो उन्होंने जो धुले हुए कपड़े थे, सफेद चादर थी, वहां सब उन्होंने गंद मचा दिया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारे कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। यानी कि इतना उधम मचा दिया था जो बच्चों ने उसके जो मुर्गियों को पकड़ने के लिए, तो मुर्गी कोई किधर जा रही थी, कोई किधर जा रही थी, तो सबको उन्होंने बीच में, जैसे उनकी मुंह पे, मौसी के मुंह पे वो जो कीचड़ गिर गया था, इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। एक भी दड़बे में जाने को राजी ना थी। यानी कि जो बच्चे हैं उनको दड़बे में, यानी उनके रहने के स्थान में उनको भेज रहे थे, लेकिन जो मुर्गियां थी वो जाने के लिए तैयार नहीं थी। इधर किसी को सूजी की जो भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई। यानी कि जो अब किसकी बारी थी, भेड़ों की बारी थी। पहले जो मुर्गों ने उन्होंने उधम मचाया था, अब किन्होंने, भेड़ों ने। पर भेड़ चाल मशहूर है, उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। यानी कि भेड़ों को क्या पता कि कहाँ से जाना कहाँ नहीं, उन्होंने सिर्फ खाना देखा और वो उनकी ओर दौड़ पड़ी। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को भी कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रोंदती मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंद सूंघती हुई हमला करती गई। हजन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर भी से जो भेड़ें दौड़ी तो ना जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। यानी कि भेड़ों ने सोते हुए जो उनकी महिला थी उन पे भी कोई ध्यान नहीं दिया और उन पे चढ़कर वो भाग रही थी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। तरकारी मतलब सब्जी वाली की टोकरी, जो उसकी टोकरी थी उस पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोड़ कर रसोइयों को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई।
आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हो। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, क्योंकि जो भेड़ होती है उसके ऊपर क्या होता है, जो सारी वो होती है, ऊन होती है, तो उनको चोट नहीं लगती है। बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, वह आप पर ही चढ़ बैठेंगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी, यानी कि सारी उन्होंने सब्जी है जो छिलकों के साथ ही वो खा ली। बच्चों, इसके प्रश्न कुछ देखते हैं कि सूप में क्या था जिसे भेड़ें भूल गई थी। तो सूप में जो अनाज का वो दाना था, दाने का सूप था, इसलिए वो सब कुछ भूल गई थी। इसमें मटर की फलियां की बात की गई है, वो किसको दी जा रही थी? जो मटर की फलियां हैं वो रसोइये को दी जा रही थी, तरकारी वाली के द्वारा। भेड़ों को चोट पहुंचाना किसके समान है? भेड़ों को चोट पहुंचाना रुई का तकिया कूटने के समान। जिस तरह से जो रुई का जो तकिया होता है उसको अगर मारा जाए तो उसको कोई असर नहीं होता, उसी तरह से भेड़ को अगर मारा जाए तो उसे भी कोई असर नहीं होता। तरकारी वाली की मटर का क्या हाल हुआ? तो तरकारी वाली की जो जो मटर थे उसको उन सारी जो भेड़ें थी उन्होंने खा लिया। हमने पीछे भी देखा था कुछ प्रत्यय आए थे, तो यहाँ तरकारी वाली में भी कुछ एक प्रत्यय आया है। आइए जानते हैं कौन सा है। तो तरकारी वाली में वाली प्रत्यय लगा है। तरकारी मतलब सब्जी, वाली उसको बेचने वाली, तरकारी वाली, ये प्रत्यय लगा वाली। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना ना मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई, क्योंकि सभी बच्चों को होड़ लगी थी कि पहले मैं ये काम करूंगा, काम करूंगा। जो भैंस थी उन्होंने उनको लात मारी, जो बाल्टी थी वो भी गिर गई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए, यानी कि आगे की टांगे और पीछे की टांगे उनको बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूट कर जो भागी तो पहला चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं। साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी उन्हें असली बात का पता चल गया और वे पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। तो यहाँ पे हम कुछ प्रश्न देखते हैं कि बच्चों ने अब कौन सा काम करने का निश्चय किया था। बच्चों ने अब भैंस का दूध दूहने का काम करने का निश्चय किया। रस्सी कहाँ से लाई गई थी? जो रस्सी है वो झूले से उतार कर लाई गई थी। चारपाई सबसे पहले किससे टिकाई गई? तो चारपाई है वो सबसे पहले पानी के ड्रम से टिकाई गई। और अपनी दशा के लिए चाचा जी ने किसको जिम्मेदार माना था? यहाँ पर चाचा जी ने अपनी जो दशा थी उसको पानी के ड्रम को माना था। यहाँ पे एक समास भी है, आंधी तूफान। तो आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आंधी तूफान में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई उस पर बैठे हुए चाचा जी, यानी कि जो भैंस थी वो अपनी गति से तोड़ी जा रही थी, तो जो रस्सी थी वो चाचा जी की चारपाई से भी जुड़ी हुई थी, तो वो अपनी धुन में भागी जा रही थी और उसके पीछे पीछे चाचा जी भी चारपाई पे बैठे हुए चले जा रहे थे। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया। दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूर जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ कुछ मिनट के लिए 3/4 में हो गया, यानी कि सब कुछ खत्म हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हंकाई गई, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए।
और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। यानी कि बच्चों ने इतना उधम मचाया था कि उनकी जो माता थी वो भी परेशान हो गई थी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दी। आइए इसके कुछ प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों के काम करने का क्या परिणाम रहा? तो बच्चों के काम करने से पूरे जो घर में अव्यवस्था फैल गई थी, यानी कि कोई भी काम ढंग से नहीं हुआ था। घर को घर बनाने के लिए क्या किया गया? तो घर को घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या गया? बच्चों को बाहर भेजा गया, मुर्गियों को बाग में भेजा गया और बर्तनों को उनके स्थान पर रखा गया। आंसू पोंछने का क्या आशय है? आंसू पोंछने का अर्थ है कि जो तरकारी वाली रो रही थी उसको रोना बंद कराया गया, उसको सांत्वना दी गई। अम्मा का आगरा से किस प्रकार का संबंध था? यानी कि अम्मा आगरा में कौन रहता था? तो अम्मा के आगरा में कौन रहते थे? उनका मायका था, यानी उनके माता पिता रहते थे। मातम मनाना का क्या अर्थ हुआ? मातम मनाना का अर्थ हुआ शोक मनाना, यानी कि सब पूरे घर में मातम सा छा गया था। आइए आगे देखते हैं। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। यानी कि पहले उन्हें कहा गया कि अगर रात का काम नहीं करोगे तो खाना नहीं दिया जाएगा, लेकिन अब क्या कहा गया कि अगर किसी ने कोई काम को हाथ लगाया तो उसको रात का खाना नहीं मिलेगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए तो हिलकर पानी भी नहीं पी गए। यानी कि जो बच्चे थे उन्होंने भी ठान लिया कि अब कोई भी हमें काम कहेगा तो हम काम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो बड़ों को ये शांति मिलती है कि हम कोई काम करें, ना ही शांति मिलती है कि काम ना करें। उम्मीद है आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। अगर आपको मुझे पाठ अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगा। मेरे अन्य वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।